हेलो नमस्ते जय हिंद साथियों। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे सामाजिक सुधार कानून के बारे में। यानी कि ये समय भी आज़ादी से पहले का है जब अंग्रेजी हुकूमत का भारत के अंदर राज था और इसके अंदर उन्होंने कितने कुछ बदलाव किए समाज के लिए। आज इन सब के ऊपर आप बात कराएंगे। यानी कि अंग्रेज बुरे थे नो डाउट, लेकिन फिर भी उनके हाथों भाई कुछ ऐसे अच्छे काम हुए हैं या हमारे महापुरुषों ने उनको प्रेरित किया अच्छे काम करने के लिए, ताकि उन्होंने इन जितने बहुत से सुधार हुए जिनके ऊपर उन्होंने काम किया है। यहाँ पर मैं अंग्रेजों की बढ़ाई गिनाने नहीं बल्कि सामाजिक सुधार कानूनों के बारे में बताने के लिए आया हूँ। अगर इनके अंदर बात करा पे कुछ कानूनों के बारे में, जैसे कि सबसे पहले आप ले लिया शिशु हत्या, यो क्या था। इसका मतलब क्या था, शिशु यानी कि छोटा बच्चा। छोटा बच्चे का मतलब सिर्फ लड़का नहीं, ओनली फॉर लड़की। लड़की को जन्म को लेकर के भारत में सदा से ही कुछ तरह तरह की बातें बनती रही हैं और हमेशा लड़की का जन्म को एक पाप समझा गया है। यानी कि किसी भी घर में अगर दो लड़कियां हो जावे तो उस माँ बाप को एक परेशानी होनी शुरू हो जावे माइंड के अंदर कि भाई इनका पालन को पोषण कैसे होगा या फिर इनकी शिक्षा कैसी होगी। इस तरह की बहुत सारी बातें तो बच्ची को कोख में ही मरवा देते थे या फिर बच्ची को जन्म के बाद तुरंत उसको मार देते थे माँ बाप खुद भी। इस तरह के जो केस थे वो बहुत ज्यादा समाज के अंदर देखने को मिलते थे। इसके ऊपर सरकार द्वारा बहुत ही कड़ा कानून लाया गया और शिशु जो हत्या होती थी इसके ऊपर पूर्णतः बैन लगाया गया। शिशु हत्या सरकार यानी कि BIC उस समय पे इन्होंने कानून बना के इसको ऊपर बैन कर दिया, ताकि फिर डर का माहौल हो गया और उस डर के माहौल से फिर लोगों के अंदर एक यह भावना होगी कि भाई ठीक है लड़का लड़की एक समान है, कोई दिक्कत को ना पैदा जो होगा चाहे डर के कारण ही, लेकिन उस डर की वजह से समाज में एक बदलाव देखने को मिले, इससे बहुत बड़ा फायदा हुआ था। और बात करा फिर सती प्रथा की। सती प्रथा के तो अगर जितनी भी आप ये कानून पढ़ाएंगे उनके अंदर एक सती प्रथा नाम की बहुत ही समाज के अंदर एक नेगेटिव प्रभाव डालने वाला जो थे प्रथा थी। इसके अंदर क्या होता था कि ये तो हमने पता चली गया कि भाई भारत में महिलाओं की स्थिति सदा से ही बहुत खराब रही है। पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था, उनको समानता का अधिकार नहीं था, उन्हें कोई भी हक की बात कहने तक का अधिकार नहीं था। सती प्रथा एक 10 से 12 साल की लड़की का विवाह 30-35 साल के डेढ़ उम्र के व्यक्ति के साथ कर दिया जाया करता उस समाज में। आज से अगर हम 100-150 साल पहले की बात करें तो उस समय की बात है, कर दिया जाया करता। और रियलिटी थी कि उस लड़की ने आपका जीवन बिताना बहुत औखा हो जाया करता। अगर किसी पुरुष की अगर महिला यानी कि उसकी पत्नी की डेथ हो जाती थी तो लोगों के ये थॉट थे समाज के अंदर कि सिर्फ एक पांव की जूती तो टूटी है, क्या बात होगी दूसरी ले लेंगे। यानी कि महिला को सिर्फ एक पांव की जूती समझा जाता था। लेकिन इस सती प्रथा के अंदर अगर हम देखें, अगर उसी दौरान या उसी टाइम पे अगर किसी महिला के पति की मृत्यु हो जाती थी तो फिर वो पत्नी यह बात नहीं कह सकती थी क्या बात होगी पैर की जूती टूटी है दूसरी ले लूंगी, नहीं। उस महिला को उस पति के साथ जिंदा जला दिया जाता था, चिता के ऊपर जिंदा बैठा दिया जाता था। अगर मान लो कि ये चिता जल रही है, अब इसके ऊपर क्या करेंगे, उस महिला ने ला करके इसके ऊपर बिठा देंगे सती, उसको सती माता क्या कर दे, सती माता का चौघर दे नारे लगने लग जाते, सती माता की जय हो, सती माता की जय हो, इस तरह के। और समाज में एक इस तरह की रीत चला दी महिला में एक मोटिवेशन भरने खातिर कि भाई तुम सती होके ना जैसे बहुत बड़ा उपकार करोगी, आगे स्वर्ग में जाके एक सिंहासन सजा पाओगा और उस पर जाके ना पलाथी मार के ठाठ तेरा राज करियो। इस तरह की मंदड़न कहानियां सुना के ना महिला बिल्कुल माइंड वॉश कर रखा था इनका कि भाई तुम सती होगी तो इसका मतलब है कि तुमने स्वर्ग मिल जाओगा। और बेचारी महिलाएं न चाहते हुए भी कुछ बोल नहीं पाती थी। इसका सबसे बड़ा कारण था एजुकेशन, क्योंकि इनके पास एजुकेशन बिल्कुल भी नहीं थी और जिसके पास शिक्षा नहीं होती उसका शोषण हमेशा होता रहा है और होता रहेगा। यानी कि इन सब चीजों से अगर छुटकारा पाना चाहते हो तो सबसे पहले हमें एजुकेशन लेनी पड़ेगी। और अगर यह बात हमने देख ली कि भाई किसी महिला के पति की डेथ हो जाती थी तो उसको जिंदा जला दिया जाता था, उसका माइंड वॉश इस तरह से किया जाता था कि तुम्हें स्वर्ग मिलेगा, तुम्हें इस समाज की देवी हो, इस तरह की बातें बताई जाती थी। और उस महिला को जबरदस्ती शराब या कुछ भी नशीला पदार्थ भी दिया जाता था। और एक लठेत से ना होया कर दी, लठेत नहीं गाभरू जवान लड़के इस जो चिता जलाया कर दी, इसका चौकड़ लठ लेके खड़े हो जाया कर दे।
और उस समाज के जो धर्म के ठेकेदार थे वो लोग इस आग में इतना घी डाला कर दे आहुति का नाम पर कि धुआं धुआं हो जा करता, चो करते आसपास के लोगों ने कुछ भी कौन दिखा करता। और पास में ही ढोल नगाड़े नगाड़ा हुआ करता, एक बड़ा डम डम इस तरह की कुछ चीजें शोर करने की चीजें चुप करता लोग लेके खड़े हो जाते बजाया कर दे, ताकि उस महिला की जो किलकियां उसका जो जलन होगी जब तो वह किलकी मारेगी, ताकि वो किसी को सुनाई ना दे, इसलिए ढोल नगाड़े बजाया जा कर दे। आग में इतना ज्यादा घी डाला करता, इतना धुआं हो जा करता ताकि वो किसी की भी जलती हुई नजर ना आए। अगर अपनी एक उंगली भी जल जाए ना, जलना तो बहुत दूर की बात है, एक भाफ भी लग जाए किसी रोटी खाते खाते गर्म टाइम पर लग गई होगी, एक रोटी का एक गर्म भाफ लग जाओ तो इतनी जलन होती है कि किलकियां निकलेगी अपनी, तो यहाँ तो पूरा शरीर जल रहा है उसका, और बगैर कसूर के एक समाज की गलत प्रथा के कारण, तो दर्द तो होगा। तो इस तरह का सिस्टम समाज ने बना रखा था कि महिला चीखती रहती चिल्लाती रहती, लेकिन फिर भी कोई उसकी आवाज को सुनने वाला नहीं था। इस तरह से उसको जिंदा जला करके ना खत्म कर दिया जा करता, चाहे वो उस लड़की की उम्र 10 साल हो और चाहे भाई 20 साल हो और चाहे 30 साल हो, इस बात कोई मायने नहीं रखती। अगर उसका पति की डेथ होगी, डेथ भी चाहे किसी प्रकार तो हुई हो, चाहे उसकी दारू पींदे पींदे की डेथ हुई हो, चाहे भाई उसकी सूते की डेथ हुई हो, या उसने अटैक आ गया हो, कोई बीमार हो, किसी भी तरीके तो उसकी मृत्यु हुई, कोई मायने नहीं रखता, बस उसकी मृत्यु हुई है तो उसकी पत्नी ने चिता के अंदर जिंदा जलना पड़ेगा। लड़कियां की यानी कि औरतों की उस समय पे समाज के अंदर यह स्थिति थी। लेकिन इसी दौर के बीच से एक बहुत ही समाज सुधारक महान व्यक्ति राजा राम मोहन राय हुए, जिन्होंने इस प्रथा का कड़ा विरोध किया। क्यों किया, इसका भी एक बहुत बड़ा रीजन है। राजा राम मोहन राय, शॉर्टकट में लिख लेते हैं राजा राम मोहन राय, आप समझ लीजिए, अंदाजा लगा लीजिए राजा राम मोहन राय कौन थे। एक बहुत ही विद्वान, एक समाज सुधारक व्यक्ति थे। बचपन में ही इनके भी माता पिता का सर से साया उठ गया था, जिसकी वजह से इनकी भाभी और इनके भाई ने इनका पालन पोषण किया था। लेकिन जब इनके भाई की डेथ होगी तब इनकी भाभी को भी उसी तरह से सती प्रथा की आहुति में जला दिया गया, और ये मंजर इन्होंने अपनी आंखों से देखा था। यानी कि अपनी माँ के समान समझते थे अपनी भाभी को, इन्होंने अपनी भाभी माँ को बिल्कुल अपनी आंखों के सामने जलते हुए देखा था, और इससे एक बहुत बड़े सदमे में चले गए, और तभी से इन्हें निर्णय कर लिया था कि आज के बाद भारत के अंदर इस प्रकार की कोई भी सती प्रथा नहीं रहेगी, और इन्होंने इसके ऊपर काम करना शुरू कर दिया। और इनकी मेहनत एक दिन रंग लेके आई, इन्होंने समाज में जाते प्रचार करते, इसकी गलत बातों के बारे में बताते, लेकिन समाज इसका ही बहिष्कार करने लगी, राजा राम मोहन राय का ही बहिष्कार करने लगे कि आप गलत हो, आप हमारे समाज के ऊपर उंगलियां उठा रहे हो, हमारे धर्म के खिलाफ बोल रहे हो। इस तरह की बहुत मनगढ़ंत कहानियां बननी शुरू हो गई, और राजा राम मोहन राय जी का फिर बाइकआउट होना शुरू हो गया। लेकिन उस समय पे एक अंग्रेज बहुत ही अच्छा व्यक्ति उस समय का, खैर अच्छे तो अंग्रेज कोई भी कौन थे, लेकिन फिर भी एक अच्छा काम वो करके गया था, तो उसका नाम शायद अपन लेना जरूरी है। तो उस अंग्रेज ने ही फिर राजा राम मोहन राय का बहुत सारा साथ दिया, और फिर 1829 में जाकर न सती प्रथा को पूर्ण रूप से बैन कर दिया गया। कद कर दिया? 1829 में। किसके सहयोग से कर दिया? लॉर्ड विलियम बेंटिंक। लॉर्ड नहीं कह सकते, लॉर्ड का मतलब गॉड, भगवान। इन्होंने आपके जो अधिकारी आए थे इनका, कोई वायसराय या कुछ, उसको भी लॉर्ड कहने लगे, यानी कि भगवान के समान तुलना करते थे उसकी। तो आप लॉर्ड नहीं कहेंगे, कोशिश करेंगे जितना भी उसके सब बचा जाए, तो आप सिर्फ कहेंगे विलियम बेंटिंक। विलियम बेंटिंक ने 1829 में सती प्रथा 17वां अधिनियम के तहत, जो थी सती प्रथा थी 17 अधिनियम के तहत, जो सती प्रथा को पूर्ण रूप से क्या कर दिया? बैन कर दिया। यानी कि सती प्रथा अगर समाज में होगी तो हमने ठा के जेल में गिर जाएंगे। जेल में नहीं गिर जाएंगे, इन्होंने तो सीधी खुली धमकी दे दी थी कि अगर आज के बाद किसी को कोई भी सती प्रथा मैंने दिख गया नहीं तो उसे चिता में जला दूंगा। ऐसे खुली धमकी देनी शुरू इस बंदे ने कर दी, यानी कि इसने, विलियम बेंटिंक ने, कि भाई अगर मैंने कोई सती किसी भी महिला को करते हुए दिख गया ना, उसे न ठाके उस चिता में गिर देंगे। तो फिर लोगों का डर का माहौल हो गया, और धीरे धीरे फिर समाज के अंदर बहुत बड़ा सुधार हमें देखने को मिलता है।
ये था सती प्रथा। सती प्रथा रियलिटी है कि बेशक किसी अंग्रेज का सहयोग था, अपन इस पर कानून बनाना पड़ा हो, लेकिन यह समाज के अंदर बहुत ही बेकार प्रथा थी। शायद जिंदगी में हमें कभी इस तरह का मंजर देखने को ना मिले, इस तरह के जो हमारे, लेकिन ये गलती किसी विदेशी की नहीं थी, कोई अंग्रेज कोई विदेशी इन प्रथाओं को लेकर नहीं आया था, बल्कि हमारे ही देश के अंदर जो धर्म की कट्टरता फैला रहे हैं लोग, उन लोगों ने इस तरह की प्रथाएं चला रखी थी कि भाई समाज के अंदर यह प्रथा होनी चाहिए, हमारे देवताओं की देन है। लेकिन उसका विरोध हुआ और इसको बैन कर दिया गया। अगली पढ़ते हैं, फिर कौन सी प्रथा आई। समाज के अंदर सभी तरह के लोग होते हैं, और बात अगर धर्म की आ जाए ना, तो लोग फिर नू भूल जा करें सही की है और गलत की है, सिर्फ अपने धर्म के जयकारे लगाने शुरू कर देंगे। 1% भी आपका विवेक इंसान सोचने की कोशिश नहीं करता है कि भाई गलत और सही में फर्क की है। सिर्फ वो यह बात सोचा कि मेरे धर्म के लोग के क्यों हैं और दूसरे धर्म के लोग के क्यों, और उनका बीच फिर झगड़ा किस तरह, तो उसका सिर्फ एक बात दिखेगी। तो उसी तरह से एक चीज और अपन देखी थी, एक नरबली समाज में थी, यह भी एक प्रथा थी। नरबली यानी कि नर की बलि, व्यक्ति की बलि। यह क्यों दी जाया कर दी, या फिर पूरे भारत के अंदर नहीं कह सकते आप, कुछ ही मैन जातियां, जैसे एक गोंड जाति है जिसके अंदर यह थी, गोंड जाति में प्रचलित थी। इस जो नरबली थी, इसके अंदर क्या था कि अगर अपने देवता को खुश करना नहीं, मान के चलो किसी ने कोई भी भाई कई साल तक खेती को नहीं होती उसकी जमीन पर, तो वो क्या करेगा, नर की बलि दे देगा कि इंद्रदेव खुश होंगे तो बारिश होगी, बारिश होगी तो अच्छी फसल होगी, अच्छी फसल होगी तो अच्छे दामों पर बेच पाएंगे, अच्छे दामों पर बेच पाएंगे तो पैसा आएगा और पैसा आएगा तो फिर घर में खुशहाली होंगी। इस तरह की मंदन कहानियां थी। तो ये क्या करा करते, किसी भी जिंदा आदमी ने पकड़ के लिया कर दे, कितने किडनैप करके ले आना, या फिर कोई उठा के लेके आना, या खुद का घर परिवार में तो किसी की बलि दे दिया करते। बलि यानी कि जो भी इनकी देवी माँ, जो भी भगवान हुआ करता, उसके सामने उसकी गर्दन लटका दे और ऊपर तक धाड़ देसी काट दिया कर दे, अलग मुंडी कर दिया कर दे, और उसके खून के चिट्ठे माता जो इनकी थी उसको ऊपर लगा देंगे, जो भी जिस भी देवी माँ ने पूजा कर दे उसको ऊपर लगा दे, और कहते थे कि भाई अब भगवान खुश हो गया है, एक इंद्रदेव बारिश कर देंगे, और बारिश करेंगे तो अच्छी फसल हो जाएगी। इस तरह के लोगों की विचारधारा थी उस समय पर। अगर कोई पुल बनाना अच्छा बड़ा रहा, पहले नर की बलि दो ताकि पुल मजबूत बने। किसी महिला का लड़कियां हो रही हैं, सिर्फ लड़कियों का जन्म हो रहा है, लड़का हो ही नहीं रहा, 3 लड़कियां होंगी, 4 लड़की होगी, 5 लड़की, वो पागल होगा। उस लोग को सलाह देगा भाई तो एक काम कर, नर की बलि दे दे। नर की बलि क्यों दो भाई, तू नर की बलि देगा नहीं तो तेरे घर में नर का ही जन्म होगा, यानी कि तन्ने अगर देवी माँ खुश करनी है तो तू एक नर की बलि दे दे। वो क्या करेगा, कितने भी जाके न किसी का बालक न उठा के लेके आओगा और उठा के न उस बालक की बलि दे देगा, और देवी माँ पर अपना उस बालक का खून चढ़ा देगा। अब आप खुद भी इमेजिन करके देखो कितना खतरनाक ये दौर होगा कि किडनैप करके लेके आया है, उसने काट देगा और देवी माँ लग बलि दे देगा उस बच्चे की। फिर वो सोचेगा कि मेरे घर में एक लड़के का जन्म हो जाएगा, या नर बलि थी, नर की बलि दिया करते हो। अगर देवी माँ भी इस नर बलि तक खुश हुआ तो इसका मतलब भाई उस देवी माँ तक बड़ा पापी इस दुनिया में कोई भी नहीं है, क्योंकि वह खुद किसी इंसान की जो जिंदगी है तबाह करने लगे, उसका परिवार, उसका घर परिवार, उसका जीवन सब कुछ खत्म कर दिया, उसके बाद वह देवी माँ खुश हुआ है, तो इसका मतलब सबसे बड़ा पापी देवी माँ। उससे भी बड़े पापी ये लोग जो धर्म की आड़ लेकर के इतने घिनौने काम कराया कर दे, तो यह नर बलि हुआ कर दी। इसके ऊपर एक अंग्रेज अधिकारी था हार्डिंग, हार्डिंग ने क्या करा, एक कानून बनाया, और इस कानून के तहत इसने यह बात लागू कर दी कि वह आज के बाद दूर दराज भी जय मैंने कोई नर बलि करता हुआ दिख गया तो उसे का दांत लेकर के ना, उसे की मुंडी काट के ना, उसे की देवी माँ का दौरा प्रकट कर दूंगा। फिर यह नर बलि को पूर्ण रूप से बैन कर दिया गया और लोगों में एक डर का माहौल हो गया, जिसकी वजह से लोग फिर नर बलि देना बिल्कुल बंद करके। यह थी नर बलि। कैसी लगी, अच्छी लगी होगी। अगली के बारे में बात करते हैं। तो होता था रियलिटी ये बात कि समाज के अंदर इस तरह की भावनाएं सदा से थी, ऐसी बात नहीं कि पहली बार ये सब कुछ हमें देखने को मिलता। हाँ, क्लास के माध्यम से अगर देखा तो शायद हो उसका क्या अपने पहली बार देखने को मिला हो, लेकिन हकीकत है ऐसा ही हुआ करता। लोगों का बिरनी धर्म का नाम के तो किसी चश्मे चढ़ जावे हैं, गलत सही कुछ भी कौन दिखता उनती। हार्डिंग ये बात करेंगे आप दूसरी के बारे में। सती प्रथा पढ़ ली, नरबली पढ़ ली, ये बात करेंगे विधवा विवाह के बारे में बात कर लेते, ठीक है।
विधवा विवाह योग्य था भाई। विधवा विवाह। अब एक चीज देखो आप, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, सती प्रथा 1829 के अंदर क्या कर दिया था, राजा राम मोहन राय के प्रयासों के द्वारा इसको पूर्ण रूप से बैन कर दिया। अब जो महिला सती होने से बच गई, यानी कि जिसका पति मर जाता था उसको सती होना पड़ता था, लेकिन उस महिला को सती होने से बचा लिया गया कानून के द्वारा। अब वो महिला क्या करेगी, क्योंकि घर परिवार वाले उसको त्यागने से मना कर देते थे, क्योंकि उनको लगता था ना हमारी आस्था को ठेस पहुंच गई। अब इसको सती होने नहीं दिया सरकार ने, कानून ने, लेकिन घर में हम इसको रखा को नहीं, तो वे क्या कर दे, उस सती हुई महिला ने समाज तक बाहर छोड़ दिया कर दे, यानी कि तू बाहर रहोगी, मांग के खाओगी, सफेद साड़ी तना पहननी पड़ेगी, समाज तक अलग तना रहना पड़ेगा। और बहुत से इलाकों के अंदर तो ये तक सुनने को मिला है कि उस महिला के बाल तक काट दिए जा करते, बिल्कुल गंजा कर दिया जा करता, ताकि एक भीड़ के अंदर एक अलग उसकी पहचान हो सके और उससे समाज फिर बच के चलने लगे। अगर सुबह सुबह कोई व्यक्ति अपने ऑफिस की तरफ जा रहा है, अगर उसको कोई विधवा दिख जाती तो वो समझता था कि मेरा आज का सारा दिन है जो वो खराब हो गया, यानी कि अपशुगन हो गया। अब उसकी परछाई तक पड़ने को लोग पाप समझते थे। इस महिला का जो जीवन था वो बद से बदतर हो गया। घर परिवार इसको अपनाता नहीं था, बाहर समाज इसको दुदकारता था, लोग इतना अत्याचार कराया कर दे कि महिला खुद यह बात कहने लगी थी कि हमने सती कर दो ताकि इस जीवन से हमने छुटकारा मिल सके। इतना टॉर्चर करा जाता था कि महिला को खुद इस बात का फील होने लगा था कि इससे तो लाख गुना अच्छा था कि हम सती होके नहीं एक बार ही मर जाती। एक रोज रोज मरने से अच्छा तो एक बार ही मर के ना अपने सांस खत्म कर लेती। लेकिन बहुत से समाज सुधारक इनके इस काम के ऊपर आए और उन्होंने समाज के अंदर अपनी भागीदारी दी, अपना खून पसीना बहा, और उसके बाद समाज के अंदर हमें बहुत बड़ा प्रयत्न देखने को मिला, जिसके अंदर 13 जुलाई 1856 में एक हमने कानून बना दिया जिसका नाम था विधवा पुनर्विवाह। विधवा पुनर्विवाह का जो था काम वो शुरू कर दिया गया था, कानून बना दिया। किसके प्रयासों से, कौन थे वो महान समाज सुधारक? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। अगर उन समाज सुधारक महान व्यक्ति की हम बात करें, ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से क्या हो गया, सती प्रथा को पूर्ण रूप से बैन कर दिया गया और इसको कहा गया था 1856 अधिनियम। के अधिनियम के तहत किसको बैन कर दिया गया, जो बैन क्या सॉरी एक कानून बना दिया गया कि भाई सती जो हुई उड़ी यानी कि विधवा जो महिला उसका विवाह हो जाएगा दोबारा, तब किसे तभी करना चाहो तो यो एक कानून लेके आए। और इसके अंदर फिर एक बहुत अच्छा हमने शुरुआती दौर पर देखा कि सबसे पहला अगर किसका विवाह अगर बात आती है तो वह, क्योंकि समाज के अंदर तो बहुत बड़ा परिवर्तन था, महिलाओं को तो दूसरा विवाह करने की आजादी कौन थी, पहली बार कोई महिला करेगी। उसका अगर बात करा कि पहला विवाह फिर पुनर्विवाह किसका हुआ था, चंद्र विद्यासागर एक जो व्यक्ति थे उसका नाम था, और उस महिला का नाम था काली देवी माता या औरत थी। सबसे पहले अगर बात करा विधवा पुनर्विवाह किन का हुआ था, चंद्र विद्यासागर और काली देवी माता का विवाह हुआ था, सबसे पहला विधवा पुनर्विवाह। और फिर पूर्ण रूप से समाज के अंदर जो महिलाओं का अपमान होता था उसके ऊपर बहुत सारा कंट्रोल हो गया और महिलाओं को भी समानता का अधिकार धीरे धीरे दिया जाने लगा, ये था। लेकिन समाज ने फिर भी महिला को कभी बराबरी के दर्जे से नहीं देखा, और कहीं ना कहीं आज भी अगर हम देखें ना, आज के दौर में भी हमें लगता है कि जो महिलाएं हैं उनको बराबरी का दर्जा मिल गया है, या पुरुषों की बहुत बड़ी उपलब्धि है, मेहरबानी है, महिलाओं को लगता है कि अब हम समान हो गए हैं। लेकिन मुझे लगता है कि आज भी बहुत से लोगों के जो गलत माइंड सेटअप बनाया हुआ है कि भाई महिला को, आप कभी भी दिमाग की देख लो, अगर किसी का भी शादी विवाह होगी नहीं तो उसके अंदर सबसे बड़ा जो झोल दिखेगा वो आपने बताया क्या दिखेगा, लड़का पैसा कमाता होना अच्छा चाहिए और लड़की सुंदर होनी चाहिए। बस कितने गुण है, कितना पढ़ रहा है, इसका खातर कोई मायने नहीं रखता।
लड़का अच्छा पैसा कमाता हो और लड़की सुंदर हो तो उनके बीच में कोई भी फिर मनमुटाव नहीं होता, अच्छे तरीके से परिवार शादी कर देगा। प्रतिष्ठा, मान, पद और पैसा, धन दौलत, बैकग्राउंड सब कुछ देख के शादी कर देंगे। फिर उसके बाद बोलते हैं कि जोड़िया तो भगवान बना के भेजता है। ये इस तरह के लोगों की फिर माइंड सेटअप है। अगर आपने समानता बराबरी का ही हक देना नहीं तो फिर आप उसके अंदर सबसे पहले चीज हो कि आप बराबरी के दर्जे पर लेके आओ, उनको गुणवान बनाओ। उसके बाद की सारी बातें हैं कि कौन कितना सुंदर है, कितना अच्छा पैसा कमाता है, वो बाद की बातें। सबसे पहले व्यक्ति का व्यवहार और नेचर मायने रखता है, मेरा मानना पर्सनल ये है। ठीक है, तो अपने विधवा विवाह पढ़ लिया। उसके बाद आता है फिर एक बाल विवाह, जो भी एक कानून बनाया गया था। बाल विवाह, इसके अंदर क्या था? बाल विवाह का मतलब है बाल बच्चों का छोटे बच्चों की यानी कि छोटे लड़कियों की शादी उस समाज के अंदर 10 से 12 साल की एज में कर दी जाया करती। बच्चा स्कूल तो जाया कौन करता, ना किसी ने पढ़ने का इतना माहौल अच्छा मिला करता, अच्छा खराब भी कौन मिला करता, कैसा ही कौन मिला करता। तो माँ बाप क्या करा करते, भाई बालक जवान हुआ है साढ़े देसी ब्याह भी के आपके घराना मेरे दो, इस तरह की समाज के अंदर रीत चल रही थी। 10-12 साल की बच्चियों का शादी कर दिया कर दे। तो फिर इसके अंदर एक बहुत बड़ा परिवर्तन धीरे धीरे हमें देखने को मिलता है, जिसके अंदर के भाई जो लड़कियां की शादी की उम्र थी ना उसको बढ़ा दिया गया, और उस उम्र को बढ़ाने के बाद समाज में एक अच्छा बदलाव हमें देखने को मिला। केशव चंद्र सेन के प्रयासों से जो बाल विवाह था उसकी उम्र लड़कियों की उम्र को एक निर्धारित कर दिया गया। लड़कियों की जो शादी की उम्र थी उसको कर दिया 14 वर्ष। किसने कर दिया? केशव चंद्र सेन के प्रयासों से क्या कर दिया, लड़की की जो शादी की उम्र थी उसको कितना कर दिया? 14 वर्ष। किसकी? लड़कियों की। ये लड़कियां की ना पूछो भाई, छोरियां की तो पहले ज्यादा हुआ करती, लड़कियां की थी जो कम उम्र में शादी हुआ करती, ज्यादा से ज्यादा 14 वर्ष कर दी। और केशव चंद्र सेन के प्रयासों से एक बहुत बड़ा समाज के अंदर बदलाव हमें देखने को मिला। लेकिन कुछ ही साल बीतने के बाद, सॉरी सन लिखना भूल गया आप इसके अंदर, यह थी बात भाई 1872 की। 1872 के अंदर जो था केशव चंद्र सेन के प्रयासों से। लेकिन कुछ ही सालों के बाद समाज में फिर एक नई घटना हमें देखने को मिली, जिस जी मालावारी बहराम जी मालावारी, इन्होंने 1891 में एक कानून बनाया, एक अधिनियम बनाया, और उस अधिनियम में कहा कि जो लड़कियों की शादी की उम्र है वो 14 वर्ष नहीं रहेगी, बल्कि लड़कियों की शादी की उम्र 12 वर्ष होगी, यानी कि 2 साल कम कर दी। बताओ कितनी मेहनत तो केशव चंद्र सेन ने भाई 14 वर्ष करी थी, लेकिन इसने 2 साल और घटा दी। लेकिन एक व्यक्ति की कदे नहीं चला कर दी है भाई। कुछ समय और बीता, और समय बीतने के बाद एक और अधिनियम हमें समाज के अंदर देखने को मिला, जिसका नाम था शारदा अधिनियम। शारदा अधिनियम के में क्या कर दिया, महिलाओं की जो शादी की उम्र थी उसको वापस से 14 वर्ष कर दिया गया। कद कर दिया? 1930 में। जो भी हमें एक बहुत बड़ा अच्छा बदलाव देखने को मिला, जिसमें लड़कियों की उम्र थी जो करके देख, शुरू में कितनी थी? केशव चंद्र सेन ने 14 वर्ष करवा दी थी, 14 के बाद जो थी 12 वर्ष होगी, 12 के बाद उल्टी फिर 14 वर्ष होगी। बहुत अच्छी बात है, यो था भाई। लेकिन समय बीतता गया और आगे की आगे पल बढ़ता गया, लड़कियों की शादी की उम्र पे हमेशा ही डिस्प्यूट होने लगे, शुरू हो गए थे। शारदा अधिनियम के तहत हम लोगों ने देख लिया कि 1930 में लड़कियों की शादी की उम्र वापस से कितनी कर दी? 14 वर्ष कर दी। लेकिन भाई 1949 यानी कि देखो 1930 आ गए, इससे के कुछ सालों के बाद हमने एक चीज और देखने को मिली कि 1949 में महिलाओं की शादी की उम्र जो वो 15 वर्ष कर दी। कितनी कर दी? लड़कियों की शादी की उम्र कर दी 15 वर्ष। कहां से शुरू करें, इसको मिटो देते हैं। लड़कियों की शादी की उम्र कर दी 15 वर्ष। कद कर दी 1949।
15 वर्ष। लेकिन इसके भी कुछ साल बाद 1978 में लड़कियों की शादी की उम्र कितनी कर दी? 18 वर्ष, जो हमें कॉमनली देखने को मिलता है। 1978 में लड़कियों की शादी की उम्र 18 वर्ष कर दी। अब ही कुछ ही साल पहले 2023 में फिर हमने एक सरकार का नया नियम सुनने को मिला था कि जिसके अंदर लड़कियों की शादी की उम्र है जो बढ़ा करके कितनी कर दी है? 21 वर्ष कर दी गई है। कितनी कर दी? 21 वर्ष कर दी है। इसको परिबे पूर्ण तरह से कानून नहीं बना है, आप नहीं कह सकते वो लागू हो रहा है, लेकिन हाँ एक दबदबा है। आप शुरू तो लिखांगे उन सारी बातें ना, ताकि समझने में थोड़ी आसानी हो जाए। बाल विवाह था कि वो? हाँ बाल्य विवाह था भाई। सबसे पहले केस आना था 1872। 1872 में लड़कियों की शादी की उम्र कितनी कर दी थी? 14 वर्ष। लेकिन 1891 में लड़कियों की शादी की उम्र कितनी कर दी? 12 वर्ष। ठीक है। अब एक नई चीज दिखेगी अपन है, उल्टिए शारदा जो अधिनियम आया था, उस शारदा अधिनियम के तहत लड़कियों की शादी की उम्र 1930 में वापिस से 2 साल बढ़ा करके 14 साल कर दी। यानी कि देख, पहले 14 हुई केशव चंद्र सेन के प्रयासों के द्वारा, और जो बहराम जी थे इनके द्वारा कितनी कर दी थी? 12 वर्ष। शारदा अधिनियम में उल्टी वापिस कितनी कर दी? 14 वर्ष। लेकिन 1949 में लड़कियों की शादी की उम्र 15 वर्ष। अब एक और बड़ा झटका मिला अपन है, 1978 में लड़कियों की शादी की उम्र 18 वर्ष कर दी। अब 2023 में लड़कियों की शादी की उम्र कितनी है? 21 वर्ष। अब जो लड़कियों की शादी की उम्र है वो है 21 वर्ष। लेकिन भाई लेकिन इसके ऊपर 2023 वाले के ऊपर अभी तक कोई भी लीगल कानून नहीं बना है कि भाई लड़का ने अगर 21 साल से कम लड़की की उम्र की लड़की के साथ शादी कर ली तो उसको 15 साल की जेल होगी, या भाई उसको फिर कभी शादी नहीं करने दी जाएगी। इस तरह का कोई भी कानून सरकार ने अभी तक नहीं बनाया है। सिर्फ यह घोषणा कर रखी है कि लड़कियों की शादी की उम्र 21 वर्ष होनी चाहिए, ये बना रखा है। लेकिन इतना सच है कि सरकार धीरे धीरे डेवलप करेगी और इसके अंदर भी एक भयानक कानून लेके आएगी जिसका डर का माहौल हो जाएगा। मेरा भी मानना नहीं है कि होनी चाहिए यार, सब ने पढ़ने का अधिकार है, सबके अपने अपने सपने हुए हैं, सबकी सोच हुआ है कि भाई मैं जिंदगी में ऐसा कर लूँ, जिंदगी में वैसा कर लूँ। तो 21 साल ठीक है, ग्रेजुएशन कर ले, पोस्ट ग्रेजुएशन कर ले, उसके बाद बालक सोच ले भाई अपना डिसीजन मैंने किस तरह से लेना है, एक अच्छी जॉब लेनी है, उसके बाद शादी करनी है या फिर किस तरह से करना है, एक अच्छा मैच्योरिटी लेवल अच्छा हो जाकर। 21 साल अच्छी है, बाकी सरकार का काम है वो, अपना काम नहीं। इस पर कानून बनेगा किस तरह से बना क्या होगा। तो आज अपन पढ़ लिया सामाजिक सुधार कानून। बहुत से और है कानून, तो ऐसी बात नहीं है कि बने हो। एक मेरे एक और कानून याद आ गया, केरल राज्य के अंदर था एक बहुत ही भयानक और शर्मनाक कानून, जैसा मुल्ला कर जिसको कहा जाता था। क्या कहा जाता था? केरल के अंदर था एक, केरल मुल्ला कर लिया जाता था। यो किस तरह लिया जा करता? जो दलित महिलाएं थी ना, दलित महिलाओं से मुल्ला कर लिया जाता था, यानी कि उनको अपने सतन ढकने के लिए भी टैक्स देना पड़ता था। और टैक्स ऐसे देना पड़ता था कि राजा के जो जितने भी मंत्रीगण सैनिक जो भी टैक्स लेने जाया करते कि उनकी दलित महिलाओं को टच करने में भी एक अपमान समझा करते। तो वे क्या कहते थे कि भाई केले के पत्ते के ऊपर पैसे रख के लेके आओ, यानी कि वो जो टैक्स है केले के पत्ते के, मतलब वे बाहर बिछा दिया करते केले का पत्ता गली में, और क्या करते कि भाई लेके आओ टैक्स और रख दो रहा है कि ना। और इससे भी शर्मनाक बात क्या हो सकती है हमारे देश के अंदर, कहते हैं कि मोर देखने में भले खूबसूरत हो लेकिन उस पर कोई यकीन नहीं करेगा कि वो सांप खाता होगा। भारत नो डाउट सोने की चिड़िया थी, खूबसूरत देश है, नदी पहाड़ नदियां नाले सब कुछ भगवान हर एक चीज का वास है। लेकिन अगर इस अत्याचार को, इस इतिहास को हम कैसे भुला सकते हैं जहां पर एक समाज को अपने सतन ढकने के लिए भी टैक्स देना पड़ता था। इतनी शर्मनाक बात थी कि केला का जो पत्ता होता था उसको बचा दिया जाता था गली मोहल्ले समाज के अंदर, और कहा जाता था कि आओ सभी महिलाएं अपना टैक्स लेकर इस पे रख दो, हम हाथ नहीं लगाएंगे तुम्हें। लेकिन
इसमें भी एक शर्मनाक बात ये थी, जिसके जितने बड़े स्तन होते थे उसको उतना ही बड़ा टैक्स देना पड़ता था। इतनी शर्मनाक चीज की बोलते हुए भी हमें लज्जा हो रही है। और ये सब कुछ हमारे देश के अंदर इतिहास की बीती हुई बातें हैं, जो कि आज तक भी जो नॉर्मल आप किताब, स्कूली किताब या कोई भी कॉलेज की किताब लोगे, उनके अंदर ये चीजें हमें देखने को नहीं मिलती। क्योंकि पता नहीं क्यों सच को छुपाया जा रहा है, लेकिन इतिहास कभी मिटता नहीं है। छुप सकता है कुछ समय के लिए, लेकिन निकल कर बाहर जरूर आएगा। तो इतना शोषण हुआ करता। तो इसी शोषण को बर्दाश्त न करते हुए एक नालंगी नाम की बहन, जिसने इसके अंदर बहुत बड़ा योगदान दिया, और इन्होंने कहा कि मैं इस अत्याचार को नहीं सहूंगी, और उन्होंने इसका विरोध कर दिया राजा का कि हम टैक्स नहीं देंगे, हमें भी कपड़े पहनने का अधिकार है, हमें भी अपना शरीर ढकने का अधिकार है। अगर तुम भगवान ने बनाकर भेजे तो हम भी भगवान ने बनाकर भेजे हैं, हम तुम्हें टैक्स नहीं देंगे। इसके ऊपर सुसेनक थे राजा के भड़क उठे, और उन्होंने इसके पति को पकड़ लिया और बुरी तरह से मारा, और इतना मारा कि बेचारा बस मरने की हालत में था। तो तभी ये चिल्लाए, ठीक है बोले मैं टैक्स लेकर आती हूँ, और सैनिकों ने इसके पति को छोड़ दिया। बोली कि मैं अंदर से टैक्स लेकर आती हूँ, और ये अपने घर के अंदर गई और जाकर के ने एक बहुत बड़े जो छुरा या चाकू जो भी था उससे आके ने अपना सतन काट के ने लेके आ गई, और आके उस केले के पत्ते पर रख दिया, और बोली ठीक है ये लो मेरा टैक्स। इतना अत्याचार महिलाओं ने सहा है अपने समाज में सिर्फ बराबरी का दर्जा पाने के लिए, कि इस नालंगी ने, इन नालंगी नाम की जो लड़की थी, इन्होंने अपने सतन काट के राज्य को सौंप दिए कि ये लो मेरा टैक्स। और मेडिकल सुविधा तो इतनी अच्छी थी नहीं, तो बेचारे का बहुत ज्यादा खून बह गया, जिसकी वजह से उसकी वहीं पर मौत हो गई। फिर जाके न कितने अंग्रेजा की, उस समाज की, उस राजा की आंख खुली, और फिर जाकर के न ये जो मूलाकर टैक्स था, जो स्तन टैक्स था, इसके ऊपर बैन कराया गया, और फिर ये खत्म कराया गया। बहुत से लोग महापुरुष, बहुत से समाज सुधारक, बहुत से ऐसे ऐसे वीर लोग हुए हैं जिन्होंने इस समाज के अंदर बदलाव लाने के लिए अपने सांसों के, अपने प्राणों की आहुति दी है। और उन्हीं में से एक जो महान जो व्यक्ति या जो महिला है वो नालंगी नाम की है, जिनको हम नमन करते हैं। और आज भी उस आसपास के एरिया के अंदर इनकी बहुत अच्छी अच्छी प्रतिमाएं बनी हुई, एक प्रेरणा का प्रतीक इनको माना जाता है। तो बहुत से लोग हैं जिन्होंने समाज को बदलने के लिए इतना बड़ा बलिदान तक दिया है। तो ये था आज का हमारा सामाजिक सुधार कानूनों के बारे में लेक्चर। कैसे रहा आप लोग जरूर बताइए, और कुछ भी बदलाव करने की अगर जरूरत हो ये बात जरूर बताइए। कमी बताने से एक सबसे बड़ा फायदा ये हुआ है कि अगर आज आपने कमी बता दी ना कमेंट बॉक्स में कि भाई यह गलती, इसको सुधारो आप, तो अगली गेड़ा उस कमी पर हम काम करेंगे, और ताकि फिर वो अपने वह कमी ना दिखे। तो चलिए मिलते हैं अपनी नई क्लास के साथ। थैंक यू, जय हिंद।